हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। आज ये प्रैक्टिस मॉडल 2 है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा है। आज मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आई हूँ और मेरा सजेशन रहेगा कि आप एक प्लेन पेपर ले लो और उसमें खुद से 1 से लेके 100 तक नंबर कर लो और खुद से अपना आंसर लगाओ। मेरी ये बातें सुनो, फिर आप खुद से आंसर लगाओ। मैं जो बोल रही हूँ देख लो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और इसके अलावा और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मिलेंगी। जैसे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस ले रखी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी क्लास ले रखी है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। ये सारी क्लासेस मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ले रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक विकास से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, राजनीतिक भद्र जन का विकास। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सीरीज अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आप किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या इवन यूजीसी नेट दे रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें सारे यूनिट से क्वेश्चन है, जैसे कि कंपैरेटिव से भी इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलेगा, आईआर का भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आपकी कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगी और आप अपने आप को चेक भी कर पाओगे कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। तो ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा, आप खुद से अपना आंसर लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज कर रही हूँ तो आप वीडियो को रोक के खुद से सोच के फिर अपना आंसर लगाओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित है। तो राज्य एवं सरकार के अध्ययन पे, राजनीतिक इतिहास के अध्ययन पे, राजनीतिक प्रक्रिया एवं सांस्कृतिक अध्ययन पे, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य एवं सरकार का अध्ययन। जो राजनीतिक शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण है वो किसके अध्ययन पे केंद्रित था? राज्य और सरकार के अध्ययन पे केंद्रित था। तीसरा क्वेश्चन है, समकालीन राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप अध्ययन पर केंद्रित है। समकालीन जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो स्वरूप है किस पे केंद्रित है? राजनीतिक संगठन, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संगठन प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संगठन कानूनी प्रक्रिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको एलिमिनेट करके इसका आंसर खुद निकाल सकते थे। देखो, ये सब संकुचित लग रहा है और ये समकालीन राजनीति की बात कर रहा है, तो इसमें सारा कुछ आ जाता है। राजनीतिक व्यवहार की भी हम करते हैं, उसकी प्रक्रिया की भी करते हैं, संगठन की भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संगठनात्मक संकट और जटिल परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध है। संगठनात्मक संकट और जटिल परिवर्तन के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए है राजनीतिक समाजीकरण, ऑप्शन बी है राजनीतिक आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है राजनीतिक विकास, ऑप्शन सी है राजनीतिक संस्कृति। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा राजनीतिक आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समकालीन युग में प्रभुसत्ता की प्रकृति है निर्वाध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी औपचारिक। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सापेक्ष। अगला है, निम्नलिखित में कौन से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुत्व के विषय में कौन सा एक ठीक है? राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं उन्होंने कहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, राज्य कानून के अधीन नहीं बल्कि कानून से श्रेष्ठ है, ऑप्शन सी। राज्य प्रभुता का एकमात्र अधिकारी है, ऑप्शन डी। राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ये, राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। जैसे ये मैकाइवर बहुलवादी विचारक है ना, तो वो क्या बोलते हैं? राज्य अन्य संगठनों की तरह ही मात्र एक संगठन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वास्तविक प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है? तो प्रभुसत्ता जिसे पास आज्ञा
मनवाने का कानूनी अधिकार। ऑप्शन बी प्रभुसत्ता जिसकी संपूर्ण शक्ति लोगों में निहित। ऑप्शन सी प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप से आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। ऑप्शन डी प्रभुसत्ता जो असीम और संपूर्ण हो। तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य एक है। क्या है राज्य? देवीय संस्था है, प्राकृतिक संस्था, मानव निर्मित संस्था है या क्रांति का परिणाम है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, मानव निर्मित संस्था है और ये शोषण का यंत्र। मार्क्सवादी क्या बोलते हैं? राज्य को एक शोषण का यंत्र, जो किसके द्वारा निर्मित है? मानव द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उद्भव के संबंध में हॉब्स लॉ रूसो में क्या सामान्य है? तो राज्य व्यक्ति द्वारा समझौते की देन है, मानव स्वभाव का प्राकृतिक अवस्था, समझौते की प्रकृति एवं शर्त, लोगों का शासनों के प्रति दायित्व। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सारे समझौतावादी विचारक है, तो क्या बोलते हैं? व्यक्ति द्वारा समझौते की देन है। राज्य क्या है? व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज की अपेक्षा राज्य गतिविधियां का ये कम है। समाज की अपेक्षा राज्य गतिविधियों की क्षेत्र व्यापक है। ऑप्शन सी, राज्य एवं समाज की गतिविधियों का क्षेत्र समरूप है। ऑप्शन डी, राज्य तथा समाज गतिविधियों की तुलना में संभव नहीं है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके बाद हुई है? ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली का उत्थान किसके बाद हुई है? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, वेस्टफैलिया संधि के बाद, औपनिवेशिकता के पतन के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफैलिया की संधि के बाद। ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्य का शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के उद्भव के देवीय सिद्धांत। फ्रेंड्स, आज मैं 100 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस क्वेश्चन बताऊंगी, उसका आंसर बताऊंगी। अगर एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य के उद्भव की देवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। तो डिवाइन नाम से एक संत ने राज्य का निर्माण किया। ऑप्शन बी, पोप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ। ऑप्शन सी, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। ऑप्शन डी, बहुसंख्यक मतदाता द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, किसके अनुसार? देवीय सिद्धांत के अनुसार। अगला है 13 क्वेश्चन, संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है कि राज्य के उद्भव के बाद राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकार में से संपत्ति पहला अधिकार था। ऑप्शन बी, राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान है। ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार स्वीकृत किया गया है क्योंकि यह नागरिक के लिए स्वाभाविक माना गया। ऑप्शन डी, परमात्मा द्वारा संपत्ति का अधिकार स्वीकार किया गया। तो 13 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान है। क्या है? संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार जो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टी.एच. ग्रीन की राज्य की धारणा है। टी.एच. ग्रीन के राज्य की धारणा, टी.एच. ग्रीन के राज्य की धारणा है, राज्य अपने आप में एक लक्ष्य है, राज्य ईश्वरीय स्वरूप है, राज्य एक लक्ष्य के लिए साधन है, राज्य एक कानूनी संस्था है। तो ये राज्य एक लक्ष्य के लिए साधन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की उद्घोषणा मानव अधिकार 1789 आधारित था। अधिकार के ऐतिहासिक सिद्धांत पर, अधिकार के कानूनी सिद्धांत पर, अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत पे, अधिकार के कल्याणकारी सिद्धांत पे। तो 15 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ये अधिकार के प्राकृतिक सिद्धांत पे। अगला है
क्वेश्चन नंबर 16, अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? मार्क्सवाद, उदारवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद। तो ये सी हो जाएगा, अराजकतावाद। जो अति व्यक्तिवाद का संबंध है किससे? अति अराजकतावाद से। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के सामाजिक विकास पर बल देता है, आर्थिक विकास पर बल देता है, नागरिक विकास पर बल देता है? ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास पर बल देता है। तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास पर बल देता है, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत। अगला है, न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? जैसे को तैसा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, कठोर एवं चेतनायुक्त सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके। ऑप्शन नंबर सी, अपराध को सुधारा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अपराधी के साथ नरमी से बर्ताव किया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देनी चाहिए, जुर्म को रोका जा सके। क्या न्याय का निवारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक पर आधारित है? अगला है प्रतिकारी न्याय सिद्धांत। ठीक है, प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अवरोध दंड सिद्धांत पर, प्रतिशोध के सिद्धांत पर, अपराधी के सुधार के उद्देश्य के लिए दंड पर, पापी से नहीं पाप के प्रति घृणा से। तो 19 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशोध के सिद्धांत पे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2-3 बार ये वीडियो मैं आपको हर 1-2 दिन बीच करके प्रैक्टिस सेशन लेके आ रही हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और फ्रेंड अगर आपको आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है। सकारात्मक उदारवाद में क्या बताया गया है? व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन बी है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति तथा समाज दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, कभी व्यक्ति तथा कभी अन्य समय समाज अधिक महत्वपूर्ण है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति तथा जो समाज है दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसमें? सकारात्मक उदारवाद में। जैसे नकारात्मक उदारवाद में व्यक्ति पे बल दिया गया था, व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, लेकिन जब सकारात्मक उदारवाद आया तो वो दोनों को महत्व देने लगा। देखो फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पे आपको ये उदारवाद भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक करना। पॉलिटिकल थ्योरी वाली क्लास में मैंने उदारवाद और उदारवाद से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी करा रखी है सेपरेट इसी टॉपिक की। तो अगर आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा, आप उदारवाद टॉपिक अच्छे से समझ आओगे। इसके अलावा मैंने मार्क्सवाद की भी टॉपिक भी कराई है और उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी करा रखा है। अगला है, फेमिनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया। जो फेमिनिज्म था उसने मार्क्सवाद से क्या ग्रहण किया? ऑप्शन ए है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार। ऑप्शन बी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार। ये फेमिनिज्म ने मार्क्सवाद से ग्रहण किया। देखो, आपने फेमिनिज्म भी पढ़ा होगा, मार्क्सवाद भी पढ़ा होगा, बट जब तक हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो हमारा जो मतलब जो एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस है ना वो नहीं बढ़ता। इसलिए मैं हर दिन आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी ताकि आपकी जो प्रिपरेशन में मैं थोड़ी तो हेल्प आपकी कर ही पाऊँ। और अभी तो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी भी होने वाला है, जुलाई तो नहीं, अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। बिहार में हो ही रहा है एग्ज़ाम, राजस्थान, हर स्टेट में तो एग्ज़ाम अब मतलब अभी नहीं तो इस साल के लास्ट तक तो हर स्टेट में होने ही वाला है। तो आप पढ़ाई को कंटिन्यूअसली कीजिए क्योंकि एक दिन में सक्सेस किसी को नहीं मिलता। ये नहीं कि अगर एग्ज़ाम का डेट आए तो मैं पढ़ना चालू करूँ, तो नहीं। अभी यूजीसी नेट तो 18 को है ही फ्रेंड, वो भी आप लोग जरूर आप लोगों ने फॉर्म भरा ही होगा। इस बार तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है और मैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। दो क्वेश्चन मैंने करा रखा 2 ईयर का,
वैसे मैं हर 1-2 दिन बीच करके जैसे टाइम मुझे मिलता है तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि आपको कम से कम प्रीवियस ईयर तो करा दूँ एक बार। फर्स्ट पेपर में तो अगर प्रीवियस ईयर आप अच्छे से कर लो ना तो आप 30, अगर मैथ्स थोड़ा सा देख लो तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके अच्छे से बन जाएंगे। 30 क्वेश्चन में तो कोई ही शक नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन करके पढ़ो, क्योंकि टॉपिक तो वही वो है, टॉपिक तो उसी से आता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो क्या है उदारवादी सिद्धांत का? तो 22 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 23 क्वेश्चन, निम्न संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है कि, क्या है अभिप्राय? कि व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति वह चाहे अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। किसमें? संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, न्याय से अभिप्राय है कि किसी प्रकार के भेदभाव नहीं हो सकता, उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बहुसंख्यक दृष्टिकोण की संगति में भेदभाव हो सकता है, राज्य की इच्छा के अनुसार भेदभाव हो सकता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ठीक है, अगला है, फेबियन समाजवाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन होना चाहिए, सब में समान के आधार पर, उसमें जो सब उद्योगों में लगे हुए हैं, ऑप्शन सी सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में, ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के दर्जे और अधिकार रखने वाले सब में। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सब में। 26 क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय, सभी प्रकार के प्रतिबंधों का ना होना, राष्ट्रीय मुक्ति, औपनिवेशिक प्रशासन से स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण प्रतिबद्धता का ना होना। तो 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यायपूर्ण प्रतिबद्धता का ना होना। क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय। अब क्वेश्चन नंबर 27, कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व का बोलबाला होता है, भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला होता है, मजदूर वर्ग का बोलबाला होता है, किसान वर्ग का बोलबाला होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन तंत्र में भद्र मतलब अच्छे भद्र पुरुष की बोलबाला होता है। ठीक है, अगला है, सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो, राज्य की अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार हो, राज्य अपने प्रजा के संपूर्ण आवश्यकताओं को संपन्न करता हो, राज्य अपने स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण हो। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य अपनी प्रजा पर असीमित अधिकार। किसमें? सर्वसत्तावादी में। तो ये सब क्वेश्चन तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर जो थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन होता है उसको अगर आप एक बार आपकी समझ विकसित हो गई ना तो उसका आंसर करना मुश्किल नहीं होता, आप एलिमिनेट करके उसका आंसर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, मार्क्सवाद में राज्य का विलीनीकरण संकेतित करता है। किसमें? उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, राज्य के कार्य न्यूनतम होते हैं, कालांतर में राज्य स्वयं समाप्त हो जाता है, राज्य कल्याणकारी राज्य बन जाता है। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कालांतर में राज्य स्वयं समाप्त हो जाता है। वो क्या बोलते थे कि राज्य विलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता निम्नलिखित में से एक को सच्चाई मानते हैं। किसको? जन्म से असमानता की मान्यता, जन्म के आधार पर असमानता की अस्वीकृति, प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति, समाज द्वारा पैदा की गई असमानता की स्वीकृति। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति। कौन? प्रजातंत्र अभिजनवादी सिद्धांत के प्रवक्ता। अगला है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विश्वस्त करती है अल्पसंख्यक का उपयुक्त प्रतिनिधित्व, बहुसंख्यक को अधिक मात्रा में प्रतिनिधित्व, निचले वर्गों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व,
देश के विभिन्न क्षेत्रों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो 31 का आंसर हो जाएगा ये अल्पसंख्यक का उपयुक्त प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों को मतदान का अधिकार कब मिला था? 1911, 1922, 1925, 1928। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो मैं आपको बोल के सुना दूंगी, क्योंकि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास में समानता, सामर्थ्य तथा विशिष्टीकरण दृष्टिकोण को अपनानी किस प्रसिद्ध पुस्तक में चर्चा की थी? तो राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास, नागरिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास इसमें। ठीक है, बी। अगला है, मॉस्ट्रिच संधि ने रूपांतरित कर दिया किसको? यूरोप का एक यूरोपीय समुदाय में, यूरोपीय समुदाय का यूरोपीय बाजार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई बार देखा होगा। मॉस्ट्रिच ट्रीटी, जो मॉस्ट्रिच संधि या मॉस्ट्रिच ट्रीटी बोलो, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 का हो जाएगा, यूरोपीय समुदाय का यूरोपीय संघ में, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय समुदाय को यूरोपियन यूनियन कब बना था? मॉस्ट्रिच ट्रीटी के बाद से। अगला है, जेनेवा ने भारत के व्यापक परमाणु निषेध संधि पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया क्योंकि 35 का हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण, ऑप्शन नंबर डी। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय, एक जनजाति समाज, एक जाति विहीन समाज, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, एक समाज जिसमें सभी वर्ग समानुपाती हो। तो 36 का हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। क्वेश्चन नंबर 37, रूसों की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है? प्रभु सत्ताधारी की इच्छा, सामान्य जनता की इच्छा, बहुसंख्यक की इच्छा, लोगों की सामूहिक कल्याण। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के सामूहिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 38, टी.एच. ग्रीन और हीगल निम्नलिखित में से किस पर समरूप विचार रखते हैं? टी.एच. ग्रीन और हीगल किस पे समरूप विचार रखते हैं? इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, राज्य अपने आप में एक लक्ष्य है। ऑप्शन सी, राज्य सभी संस्थाओं के ऊपर एक सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन डी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय रूप है। तो 38 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य सभी संस्थाओं में एक सर्वोपरि संस्था है। ये किनका? देखो, ये वाला तो सिर्फ टी.एच. हीगल का है, लेकिन जो दोनों की समरूप विचार है क्या? राज्य सभी संस्थाओं में एक सर्वोच्च संस्था है। अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेल ठीक है, मतलब कौन सा एक जो मैच कर रहा है? ऑप्शन है, राजनीति शक्ति की विज्ञान है, बिस्मार्क। ऑप्शन बी, राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, जे.एस. मिल। कौन सा सुमेल ठीक है ये पूछा, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली, हेराल्ड लॉसवेल। और राजनीतिक क्या, क्यों और कैसे, ये तो लेवल का है ना, ये गलत ही हो गया। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला, राजनीतिक प्रभाव एवं प्रभावशाली। ये ऑप्शन नंबर ये सही है, बाकी गलत है। अगला है, बहुमत का आतंक का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? बहुमत का अत्याचार, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपको हेराल्ड लॉसवेल, टी.एच. ग्रीन, जेम्स मिल और जे.एस. मिल। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल। और जेम्स मिल इनके पिता थे, जे.एस. मिल के। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, सामुदायिक दबाव गुटों का मुख्य कार्य है। ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। सामुदायिक दबाव गुट का मुख्य कार्य क्या है? तो 41 का हो जाएगा मांगों का समूचीकरण। अगला है, प्लेटो न्याय के अनुसार सापेक्षिक अवधारणा, निरपेक्ष अवधारणा,
तो 42 का हो जाएगा आपका निरपेक्ष अवधारणा। अगला, हाँ यहाँ से थोड़ा ठीक दिख रहा है ना। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन के लक्षण है जटिलता एवं सुसंगतता, कठोर एवं सुसंगतता, सहजता और कठोर, जटिलता और कठोर। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जटिलता और सुसंगतता। 44 का हो गया, न्याय राजनीतिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जॉन रॉल्स। नैतिकता का ज्ञान सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो नैतिकता का ज्ञान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु ने, प्लेटो ने, सुकरात ने, टी.एच. ग्रीन ने। तो नैतिकता का ज्ञान सिद्धांत इन्होंने, सुकरात ने किया था। ये वाला बंदूक की नली शक्ति का स्रोत है, ये कौन बोले? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है 19-20, मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन इधर ही रिसेंट में ही आया हुआ है 22-19, मतलब मुझे एग्जैक्ट तो ईयर नहीं याद है, लेकिन इधर अभी किसी साल आया हुआ है। तो 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माओ त्से तुंग। अगला है, राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोग ठीक है? ठीक है, कुलीन का लौह कानून, रॉबर्ट मिचेल्स। सर्वहारा वर्ग का अग्रसर, कार्ल मार्क्स। संविदे पर आधारित दल, लॉर्ड ब्राइस। प्रजातंत्र में दलों की अनिवार्यता, रॉबर्ट डहल। तो इसमें क्या बोल रहा, कौन सा संयोग, मतलब कौन सा सही है मैच? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की पूर्वीय अवलोकन नीति का लक्ष्य है क्या है? चीन के साथ घनिष्ठ संबंध, जापान के साथ घनिष्ठ संबंध, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध, सार्क देशों के साथ घनिष्ठ संबंध। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेलवेट डाइवर्स से अभिप्राय क्या है? वेलवेट डाइवर्स से अभिप्राय है सोवियत संघ का विघटन, युगोस्लाविया का विघटन, चेकोस्लाविया का विघटन, यूरोपिया का विघटन। तो 49 का हो जाएगा आपको सोवियत संघ का विघटन, वेलवेट डाइवर्स। अगला है, शांति के बदले जमीन योजना का संबंध है। ऑप्शन ए, पश्चिमी एशिया शांति प्रक्रिया, बोस्निया शांति प्रक्रिया, कुर्दिश शांति प्रक्रिया, चेचन्या शांति प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी एशियाई शांति प्रक्रिया। ये हो जाएगा आपका 50 का। अगला 51, वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्तमान में जो नौकरशाही का महत्व बहुत बड़ा है। क्यों बहुत बड़ा है? प्रजातंत्र के उद्भव के कारण, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, पुलिस राज्य के उद्भव के कारण, उदारवादी आर्थिक प्रणाली के उद्भव के कारण। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण। नौकरशाही है एक प्राचीन संस्था, एक आधुनिक गतिविधि, मध्यकालीन सामंती प्रणाली की पैदावार, ब्रिटिश द्वारा भारत में निर्मित। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है। अगला है, भारत में मायावती बहुजन समाज पार्टी के संबंध से संबंधित हैं मेधावती सुकर्णपुत्री। ये संबंधित है किससे है? तो 53 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये अगला, बेसेनारा प्रबंध निम्नलिखित में से किसके निर्यात से संबंधित है? तो ये आपको, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी वो जो कन्वेंशन है सारा आता है। परंपरागत अस्त्र शस्त्र, परमाणविक अस्त्र से, प्रक्षेपास्त्र तकनीक से, आणविक सामग्री से। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपास्त्र तकनीक से। अगला है, बेसुनिया हर्जगोविनिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कार्य मुख्य रूप से क्या था? शांति बनाए रखना, शांति स्थापित करना, शांति लागू करना, पर्यवेक्षीय। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 56,
राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, सरकार का समुदायों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी, संसद का समुदायों पर नियंत्रण। ऑप्शन सी, समुदायों की स्वायत्ता। ऑप्शन डी, लोगों का सरकार पर नियंत्रण। तो 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों की स्वायत्ता। ठीक है फ्रेंड्स। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापारिक संगठन विकसित एवं विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा एक व्यापारिक संघ जो विकसित और विकासशील दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करता है? एक है यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान खुला व्यापार संघ, उत्तरी अमेरिका खुला व्यापार संघ, दक्षिण एशियाई अधिमानिक व्यापार संगठन। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी। अगला है आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि जो 1963, इसका ईस्वी सन में याद रखिएगा, भारत ने हस्ताक्षर किया क्योंकि यह वातावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण से सुरक्षा देती है? नहीं। यह आणविक निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करती है? यह आणविक प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति करते? भारत महाशक्ति की तुष्टि करना चाहता है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी, आणविक प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति करती है। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 59, अफ्रीका एवं एशियाई देशों में प्रचलित संघात्मक प्रणाली की लाक्षणिकता है? क्या है? समझौतावादी, पारंपरिक संघ, संस्थापित संघ, वास्तविक संघ। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वास्तविक संघ। क्या है? एशिया अफ्रीका देशों में प्रचलित संघात्मक प्रणाली की लक्षणीयता है वास्तविक संघ। क्वेश्चन नंबर 60, आज के क्लास का 60 क्वेश्चन, मेडिसन सेंस बॉर्डरस एक क्या है? दबाव गुट है, एक धार्मिक आंदोलन है, एक लोक हितैषी संगठन है, एक राजनीतिक दल है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन है एक, दबाव गुट है। अगला है 61, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारे? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में फ्रेंड्स। तो कौन हवाई हादसे में मारे गए थे? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डैग हैमर्सकोल्ड। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड लिटन के काल में जो देशीय भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, देसी भाषा प्रेस पर अंकुश लगाना। ऑप्शन बी, देसी भाषा प्रेस की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करना। ऑप्शन सी है, देसी भाषी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस से समानता प्रदान करना। ऑप्शन डी है, देसी भाषी प्रेस को पक्षपातपूर्ण व्यवहार प्रदान करने के लिए। तो 62 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंकुश लगाने के लिए। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार की भूमिका स्वरूप तुरंत पूर्व हुआ था? क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन का चलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार, बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट का पास होना। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट का पास होना। नो अपील नो दलील, ये वाला जो था काला कानून जिसको बोलते। ठीक है, 64, शुरू में एओ ह्यूम का कांग्रेस बनाने का लक्ष्य था? क्या था? एक राजनीतिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन, एक सामाजिक संगठन, एक आर्थिक संगठन। तो इनका जो उद्देश्य था एक राजनीतिक संगठन बनाने का था। ठीक है, एओ ह्यूम का। अगला है 65 क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस एक पर विश्वास नहीं रखते थे? पौराणिक प्रतीकों पे, हाथी के मुख वाले गणेश की पूजा पे, शिवाजी के नायकत्व पे, भारत के राजनीतिक दिवालियापन पे। तो ये 65 का हो जाएगा। ये तो आप मतलब ऑप्शन ही देख के कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 66, भारत में पहली बार प्रातिनिधिक संस्था शुरू की गई? कब की गई? चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय काउंसिल एक्ट 1892। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय काउंसिल एक्ट 1861। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय विधानसभाओं में सुरक्षित समाज हरिजनों के लिए पूना समझौता द्वारा, किसके द्वारा?
हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित करना, ऑप्शन बी है स्थान सुरक्षित समाप्त करने की व्यवस्था, सुरक्षित स्थानों की संख्या का बढ़ाया और सुरक्षित स्थानों की संख्या को घटाया। तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित स्थानों की संख्या को बढ़ाया। ये प्रांतीय विधानसभा में सुरक्षित स्थान हरिजनों के लिए पूना समझौता द्वारा। अगला है गांव में गणतंत्र गांधी जी की कल्पित क्या थी? कल्पित किया भारतीय प्रणाली की तीसरी पंक्ति, राज्य के निर्भर अंग, केंद्र और राज्य में कड़ी एक स्वतंत्र इकाई। तो 68 का आंसर हो जाएगा एक स्वतंत्र इकाई। क्वेश्चन नंबर 69, महात्मा गांधी ने समाजवादी धारणा अधिकतम निकट है, किसके निकट है? मार्क्सवादी समाजवाद के, फेबियन समाजवाद के, श्रमिक संघवाद के, गिल्ड समाज के। तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, फेबियन समाजवादी की। अगला है 70 क्वेश्चन आज के क्लास का, निम्नलिखित में से माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? भगत सिंह ने, उधम सिंह ने, वी.आर. सावरकर ने, सुखदेव ने। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह ने। जनरल देखो क्या, माइकल ओ डायर, ठीक है। अगला है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया था आपको किसमें बताऊं मैं, ये राजस्थान नहीं, ये क्या, हाँ ये हरियाणा का जो पीजीटी हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया था। भारत में प्रशासकीय कानून को कानूनी ढांचे से के अलग शाखा के रूप में मान्यता मिली है। क्या भारतीय प्रशासनिक कानून को कानूनी ढांचा के अलग शाखा के रूप में मान्यता मिली है? कब मिली? 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, 21वीं सदी के प्रथम चौथाई वर्षों में, 30वीं सदी में, और 30वीं सदी और 20वीं। तो इसका हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर ए। देखो ये तो 30वीं सदी, तो ये कुछ चीज़ें ना आप एलिमिनेट करके आंसर लाने की कोशिश करना है। तो इससे क्या होगा, आप जितना से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, देखो थ्योरेटिकल पार्ट तो पढ़ना ही है। जैसे अगर किसी टॉपिक में आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आपको बिल्कुल समझ, तो फिर आप उस टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लो, फिर उससे करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा रहे हैं। ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा, राज्य के बहुमत की सहमति से संसद द्वारा, संसद के विधेयक द्वारा, परिवर्तन से प्रभावित प्रांतों की सहमति से संसद द्वारा। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के विधेयक द्वारा होता है, ठीक है। अगला है 73, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। किसमें बताया गया है? संविधान में प्रदान किया गया, संसदीय कानून में, राष्ट्रपति की स्वीकृति द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा, 73 का, ठीक है। अगला, भारत में चुनाव आयोग क्या है? एक न्यायिक संगठन है, केवल एक कार्यकारी संगठन है, आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्य कार्यकारी संगठन है, अनिवार्य एक न्यायिक और आंशिक कार्यकारी संगठन है। तो 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यता कार्यकारी संगठन है। अगला है, भारत में 75 क्वेश्चन, भारत में एक राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में अच्छी मान्यता मिल सकती है यदि वह विश्वास करता है एक प्रांत में 10% की वैध मत, एक प्रांत में 15% की वैध मत, एक प्रांत में 8% की वैध मत और एक प्रांत में 4% की वैध मत। क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल से अच्छी, मतलब देखो भारत में एक राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में अच्छी मान्यता मिल जाती है, किसमें? तो 75 का ऑप्शन नंबर ये डी। अगला है 76 क्वेश्चन, भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा के विरोधी नेताओं को सरकारी मान्यता दी जाती है क्योंकि संविधान में उपबंध है, कानूनी उपबंध है, परंपरागत मान्यता, राजनीतिक शिष्टाचार पर आधारित है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 77 क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय है अपने आप में उद्देश्य बतौर साधन मात्र, मान्यता प्राप्त उद्देश्य
साधन और मान्यता। तो 77 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 78 एबी डायसी के कानून के शासन का सिद्धांत अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में दी थी? इंग्लैंड में कानून का शासन, संविधान में कानून के अध्ययन की भूमिका, इंग्लैंड का संविधान का अधिकार, इंग्लैंड संविधान सरकार का परिचय। तो 78 का हो जाएगा संविधान कानून के अध्ययन की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस में निर्णय दिया कि मूलभूत अधिकार संशोधनीय है परंतु संविधान का मूल ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी बैंक का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी राजसत्ता के केस में, केशवानंद भारती केस में। तो 79 का ऑप्शन नंबर डी केशवानंद भारती केस में। भारत में कानूनी संप्रभु कौन है? भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और संसद, भारत का संविधान, भारत के लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा कानूनी संप्रभु की बात हो रहा, ठीक है, कानूनी संप्रभु। तो ऑप्शन नंबर बी। कल्याणकारी राज्य के उत्थान के साधन निम्नलिखित में से एक पर अधिक बल दिया जाना चाहिए? निजी संपत्ति के संपूर्ण अधिकार पर, समाज के हित में निजी संपत्ति का नियमन, फिर है निजी संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, संपत्ति का समान बंटवारा। तो 81 का है ऑप्शन नंबर बी समाज के हितों में निजी संपत्ति का नियमन। अगला है 82 क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत की समुचित प्रक्रिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत, कानून के शासन का सिद्धांत। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। अगला है 83 कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया उसके सदस्य थे, कौन कौन से थे? सर स्टोफर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेबर। ऑप्शन बी है पैथिक लॉरेंस, माउंटबेटन, कैलम एटली। फिर है ऑप्शन डी लॉर्ड लावेल, स्टेफर क्रिप्स, लॉर्ड लिथगो। ऑप्शन डी है पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 84 संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना अनिवार्य है। संघीय सरकार को नियंत्रित रखने के लिए, राज्य सरकार को नियंत्रण रखने के लिए, केंद्र और राज्य के परस्पर झगड़े के निपटारे के लिए, लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्र और राज्य के परस्पर झगड़ों के निपटारे के लिए। अगला है 85 क्वेश्चन भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई है। संविधान के विशेष रूप से विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध है, प्रशासकीय आदेशों के अंतर्गत उपलब्ध है। तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो हमारा 19 में दिया गया ना आर्टिकल उसी के अनुसार। अगला है यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो लोग सरकार के प्रति उदासीन हो जाते हैं, लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, लोकमत की अवधारणा समाप्त हो जाएगी, इसमें देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रेस लोकमत का बहुमत प्रभावशाली साधन बन सकता है। तो यह लोगों की सरकारी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, यह कमजोर वर्गों के हितों का पक्षपात करता है, यह सरकारी नीतियों की पूरी तरह से आलोचना करती है। तो 87 का फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्थानीय सरकार नाम की संस्था होती है केवल प्रजातांत्रिक देशों में, केवल उन प्रजातांत्रिक देशों में जहां संसदीय प्रणाली है, केवल संघात्मक प्रणाली के प्रजातांत्रिक देशों में, दुनिया के लगभग सारे देशों में। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रह चुके हैं? ठीक है, तो आपका 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? विनियोग विधेयक में, वित्त विधेयक में, कर विधेयक में, लेखा जोखा पर मतदान में। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक में। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में कानून के प्रशासन से निम्नलिखित में से किसके अपवाद हैं? भारत के राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपालों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर को, भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को। तो 91 का है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 92 क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, न्यायपालिका से संबंधित धारणा। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लेकिन बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार को भी आत्मा बोला था, लेकिन ऐसे प्रस्तावना को हम संविधान का आत्मा मानते हैं। ठीक है, अगला है 93 क्वेश्चन, भारतीय संसद में एक समिति प्रणाली शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1993 को, किसके अनुमोदन पर? संसद की विनिमय समिति के अनुमोदन पर, 91 में स्थापित एक संयुक्त संसदीय समिति के अनुमोदन पर, सी है संसदीय मामले के मंत्री के अनुमोदन पर, संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के अनुमोदन पर। तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजकता ठीक है? राज्य एक नैतिक व्यवस्था है रोम युग में, राज्य एक कानूनी व्यवस्था मध्यांतर युग में, राज्य एक दैवीय व्यवस्था यूनानी युग में, राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था आधुनिक युग में। इसमें कौन सा सही है पूछा ना 94 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। भारत में संघात्मक प्रणाली निम्नलिखित में से उद्भव हुआ है? केंद्रीयभिमुखी शक्ति द्वारा, विकेंद्रीकरण शक्ति द्वारा, सांप्रदायिक शक्ति द्वारा, उदारवादी शक्ति द्वारा। तो देखो 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोनों तो पहले ही काट दो। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, बाकी आपको ये दोनों में वो करना है। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास, संबंधित राज्य और विधायी पालिका के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, संसद के पास। सो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास। 90 आज के क्लास का 97 क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद काल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री द्वारा, यूपीएससी के अध्यक्ष द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, पार्लियामेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो 97 का हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन एक है, क्या है? संवैधानिक संस्था, एक कानूनी संस्था, एक गैर संवैधानिक संस्था, एक स्वयंसेवी संस्था है। तो 98 का हो जाएगा यह एक कानूनी संस्था है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है। स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के अध्यक्ष के पास। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक यथेष्ट प्रस्ताव होता है, प्रतिस्थापित प्रस्ताव होता है, पूरक प्रस्ताव होता है या सहायक प्रस्ताव होता है? तो ये यथेष्ट प्रस्ताव होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए जो भी इस प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।